हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है पहले उसको थोड़ा देख लिया जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको पढ़ना होगा कि आखिर कोई अगर दो पॉइंट्स दिया हुआ है तो उसके बीच का डिस्टेंस तो कैसे फाइंड किया जाए। दूसरा हम लोग को ये पढ़ना है कि किसी 3 पॉइंट से बनने वाला जो लाइन सेगमेंट है यानी उससे बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया को कैसे फाइंड किया जाए। और तीसरा हम लोगों को इसमें ये पढ़ना है कि अगर कोई 2 पॉइंट से एक लाइन बन रहा है, उस लाइन को कोई थर्ड पॉइंट किसी फिक्स रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इन 3 चीज़ों को इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में आपको पढ़ना होगा और इसकी हम शुरुआत करते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए इस वीडियो को। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, जो कि हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज कर लिया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली में इसमें 2 एक्सिस होता है। ठीक है, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, इधर हम लोग x लिखते हैं, इधर x डैश, ऊपर y, नीचे y डैश। ठीक है, ये आपका हो गया x एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं एब्सीसा, और y एक्सिस का दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब कि x एक्सिस को हम लोग दूसरा नाम किससे बोलते हैं? एब्सीसा से, और y एक्सिस को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्लियर? इन दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है यानी कि ये, इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन, यानी कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज नोन एज ऑरिजिन। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0 0। क्लियर? इतना कुछ हम लोग जानते हैं, है ना। और अब हम लोग इसमें जानना है कि अगर कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है तो दोनों पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। उन कोऑर्डिनेट से यानी उन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसको कैसे पता किया जाए। तो हम लोग सीधा आते हैं फॉर्मूले पर, जिसको ना बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। यानी कि अगर कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है और उन 2 पॉइंट्स के बीच का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, जो कि क्या होता है? वो होता है √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा थोड़ा, यहाँ पर x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है। तो ये x2 x1 और y2 y1 जो है वो उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A है, ठीक है, और एक पॉइंट B है। अब इन दोनों पॉइंट से कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। इसका मान लीजिए x1 y1, इसका मान लीजिए x2 y2। तो इसके बीच का ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे और इसी फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट्स? आपके एनसीईआरटी बुक्स में एक्सरसाइज 7.1 में आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का ही यूज़ करना है और उसी पे सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.1 में। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। चलिए स्टूडेंट्स, ये हम लोगों के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये 2 क्वेश्चन है, ये उसका क्वेश्चन नंबर 2 है और ये उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। और यहाँ बोला गया है कि आपको इन पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस पता करना है और आपको इन पॉइंट्स के बीच का भी डिस्टेंस पता करना है। तो अभी हमने बताया कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस पता करना है, अगर उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो आप उसको डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। देखिएगा, आपको ये दिया हुआ है -5 7, ठीक है, और ये दिया हुआ है -1 3। आप इसको x1, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 और इसको y2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होगा फॉर्मूला? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे x2 कौन है? तो -1 है ना, x2 कौन है? -1, फिर माइनस, और x1 कौन है? तो x1 हमारा -5 है, इसका होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस y2 कौन है? तो y2 है 3, माइनस y1 कौन है? तो y1 है 7 और उसका होल स्क्वायर।
क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद ये आपका हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +5 और इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब ये आपका हो जाएगा 5 में 7 गया तो 4, तो 4 का स्क्वायर और ये भी आपका हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ये हो गया 16 और ये भी हो गया 16, तो कितना हो गया 32। और इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं √2 × 16, है ना। 16 × 2 कितना हो जाएगा 32। अब चूंकि 16 का रूट पता है हम लोगों को 4, लेकिन ये 2 जो है वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये 2 रह जाएगा हमारा रूट में ही, तो इसका आंसर हो जाएगा 4√2। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका 3rd नंबर देखिए, यहाँ भी हम लोग फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 मेरा क्या हो जाएगा, देखिए x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2, है ना। यानी कि जो हमारा x2 होगा वो होगा -a माइनस x1 कौन होगा, तो x1 हो जाएगा a, तो a का इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा -b और y1 हो जाएगा b। इसका मतलब ये ऐसे लिखाएगा -b फिर माइनस और ये वाला b और इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर, क्लियर, और ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर। आप इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल सकते हो, तो अगर 4 को कॉमन निकाल लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या आएगा a² प्लस b²। अब चूंकि 4 का रूट तो होता है तो 4 का रूट हो जाएगा 2, लेकिन इन दोनों का रूट नहीं निकलेगा तो वो रह जाएगा रूट में ही, यानी कि a² प्लस b²। ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लियर है बच्चों, इसको नोट किया जाए। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में ये बोल रहा है कि आपको ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, मतलब 3 पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि क्या ये कॉलिनियर है। तो पहले आपको बता दें कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। जब 3 या फिर उससे ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे होंगे, ठीक है, तब उसको कहा जाता है कॉलिनियर पॉइंट्स। लेकिन जब वो एक लाइन पे ना हो तो उसको कहा जाता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि ये एक लाइन है, यहाँ हमने A माना, यहाँ हमने B माना और यहाँ हमने C माना। अब ये जो 3 पॉइंट है ये कॉलिनियर है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट को हमने एक लाइन में रखा है। लेकिन कॉलिनियर कंडीशन क्या होगा, अगर हम इस AB का डिस्टेंस निकालें, ठीक है, और इस BC का भी हम डिस्टेंस निकालें, है ना, और इन दोनों के डिस्टेंस को जोड़ दें और वो AC के डिस्टेंस के बराबर हो, फिर समझिएगा। अगर देखिए यहाँ पर ये जो तीनों पॉइंट है ये कॉलिनियर है, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पे है, ठीक है। लेकिन कॉलिनियर होने का क्या कंडीशन है, तो अगर हम AB का डिस्टेंस निकाल लें, फिर BC का डिस्टेंस निकाल लें और हम AC का डिस्टेंस निकाल लें, तो अगर AB का डिस्टेंस और BC के डिस्टेंस को जोड़ दिया जाए तो वो पूरा AC का डिस्टेंस बन जाए, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तब हम ये कह सकते हैं कि मेरा ये तीनों पॉइंट जो है वो कॉलिनियर होगा, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं कि नहीं हैं। तो आप उसको ऐसा कर लेना, लेट A 1,5, क्लियर, B मान लीजिए 2,3 और C मान लीजिए -2, -11। अब आप पहले AB का डिस्टेंस निकाल लो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कौन हो जाएगा, अगर आप AB निकाल रहे हो तो x2 आपका हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 हो जाएगा 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर, है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो मतलब ये हो जाएगा √5। इसका मतलब जब हम AB का डिस्टेंस निकाले, है ना, तो वो क्या आया, √5 आया। अब आप BC का भी डिस्टेंस निकाले, देखो क्या आता है, तो फिर वैसा ही फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे जो हमारा x2 होगा वो हो जाएगा -2
माइनस x1 कौन हो जाएगा 2, क्योंकि आप जब BC का डिस्टेंस निकालोगे तो B बन जाएगा x1 y1 और C बन जाएगा x2 y2, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्लियर। फिर ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 196, क्लियर स्टूडेंट्स। और ये अगर आप इसको ऐड कर लो 6 12 9 1 10 1 11 √212, क्लियर है। अब आप AC का डिस्टेंस निकाल लो। AC का अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो A बन जाएगा x1 y1 और C बन जाएगा x2 y2, यानी कि फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसलिए x2 बन जाएगा हमारा -2, तो -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर, है ना। अब ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, क्लियर। ये कितना हो जाएगा √265, क्लियर बच्चों। अब ध्यान देना कि जब आप AB प्लस BC करोगे तो AC नहीं होगा, कैसे। अब देखो √5 अब प्लस √212, ये कभी √265 के बराबर आएगा नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए जब आप यहाँ पर AB प्लस BC कर रहे हो, यानी कि AB का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस को अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो AC के डिस्टेंस के बराबर नहीं आ रहा, तो आप यहाँ लिख दोगे नो दिस इज नॉट कॉलिनियर, ये जो है कॉलिनियर नहीं है, क्योंकि ये इसके कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, अच्छे से इसको भी नोट किया जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ आपको 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। ट्रायंगल्स को साइड के बेसिस पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये होता है जिसके 2 साइड्स इक्वल होंगे उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिनके तीनों साइड्स इक्वल हैं उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जिनके कोई भी साइड इक्वल ना हो, मतलब हर साइड का लेंथ अलग अलग होगा, उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको ये पूछा कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का बनाता है कि नहीं, है ना। तो हम कैसे चेक करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे तीनों पॉइंट का। अगर कोई 2 डिस्टेंस इक्वल हो गया, है ना, तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। अब देखिए, चूंकि ये जो कोऑर्डिनेट है वो एक ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट है, तो मतलब वो ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, है ना। यहाँ मान लीजिए A होगा, यहाँ मान लीजिए B होगा और यहाँ मान लीजिए C होगा। इस AB का दूरी और AC का दूरी मान लीजिए बराबर आ गया, या फिर ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड का दूरी बराबर आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, है ना। तो आप यहाँ पे इसको ऐसा लिख लीजिए कि लेट, हमने माना A को मान लीजिए, A किसको मान लीजिए 5 - 2 को, है ना, B मान लीजिए 6,4 को और C मान लीजिए 7 - 2 को। अब आपको AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस पता करना होगा। तो पहले आप AB का डिस्टेंस निकाल लीजिए, फॉर्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 कौन हो जाएगा, x2 हो जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, देखिए y2 - y1, है ना, तो y2 का 4 माइनस y1, तो y1 का कौन है -2, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा +2 इसका होल स्क्वायर। समझ में आए बच्चों। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिएगा 6 में 5 गया बचा 1 का स्क्वायर, 4 और 2 हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, और ये हो जाएगा √37। तो AB का वैल्यू कितना आया √37। अब आप लोग BC का डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पर x2 कौन बन जाएगा, x2 बन जाएगा 7 और x1 बन जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1
तो y2 हो जाएगा -2 -4 का होल स्क्वायर, और 7 से अगर गया 6 तो बचा 1 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएंगे √37। फिर आप पता कर लो AC, तो AC में x2 कौन हो जाएगा 7 और x1 हो जाएगा 5, तो यानी कि 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस y1, तो y1 कौन है -2, तो ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 से 5 गया 2 का स्क्वायर, ये तो हो गया 0, -2 + 2 क्या हो गया 0, तो 2 का स्क्वायर 4 यानी √4, इसका √2 है ना। तो मतलब यहाँ देखिए कि AB का वैल्यू बराबर है BC के वैल्यू के, जो कि कितना है √37, और इस ट्रायंगल के 3 साइड में से 2 साइड का लंबाई तो इक्वल है ना, क्या है √37। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यस, इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करते हैं आपको ये जो भी क्वेश्चन समझाए हमने आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन NCERT के हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, आज के लिए धन्यवाद।